क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इस अलायंस के ना होने के साथ हरियाणा चुनाव में, क्योंकि बहुत दिलचस्प मुद्दे हैं, एक दूसरे पर हमलावर हैं। और पिछले कुछ समय में हरियाणा की राजनीति में, फिर लोकसभा चुनावों के आप नतीजे देख लीजिए बीजेपी के लिए किस तरीके के रहे, फिर उसके बाद किसानों की नाराजगी से लेके जाट नाराजगी, ओबीसी, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं। आपका आकलन क्या कहता है इसको लेकर? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा का चुनाव दो ध्रुवों पर है, जहाँ एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी हो या आजाद पार्टी हो या जेजेपी हो, जेजेपी का देखिए ये हुआ था, नए तरीके से लोगों को सिंपैथी थी जिस तरीके से चीजें प्रोड्यूस की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आहत पे इस बात से, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जेजेपी को वोट किया था। और हरियाणा का जो वोटर है, खासकर जेजेपी को जाट वोट काफी मिला था और वो जाट नाराज है मुद्दों को लेकर, कुछ बातों को लेकर। और अगर जेजेपी के माध्यम से ही बीजेपी को वोट करना है उन लोगों को, तो वो डायरेक्ट बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं। इसलिए जेजेपी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और पूरे तरीके से टक्कर दे कि बीजेपी के पास गद्दावर नेताओं की खोज खड़ी है। आज किरण चौधरी भी उनके साथ है, बिश्नोई परिवार भी उनके साथ है, और आपके कई बड़े नेता उनके साथ है, राव इंद्रजीत सिंह के साथ है, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। तो बीजेपी को भी आप हल्के में नहीं दे सकते। बीजेपी मजबूत पार्टी है, केंद्र में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, और जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उससे कांग्रेस को भी आप हल्के में नहीं दे सकते। तो टक्कर पूरे तरीके से पूर्णिमा जी मैं देख रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी के पास है। ऊंट किस करवट बैठता है समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जेजेपी नेता दिग्विजय ने अपनी बात कही, देखिए आज वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है, उन्होंने भी जब उन्हें मलाई मिल रही थी, जब उन्हें पद मिल रहा था इतना बड़ा, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा किन मुद्दों पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, क्या कहकर वो लोगों के बीच गए थे। उन्होंने सरकार में जाना और सरकार की हिस्सेदारी स्वीकार करना कहीं ना कहीं अपने फायदे की राजनीति के लिए स्वीकार किया। ठीक है, रतन जी से एक प्रतिक्रिया लेते हो, फिर उसके बाद हेडलाइंस का रुख करूंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। रतन जी, अगर आपने मेरा सवाल ना सुना हो तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। मैं सवाल यही बोल रही थी अभी कि दिग्विजय चौटाला साहब कह रहे थे बीजेपी के साथ अब जाने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में किसका साथ जेजेपी अपने साथ लेकर चलने पर विचार कर रही है अपनी रणनीति के तहत कि फायदा हो और हम फिर से किंग मेकर की भूमिका में हो? करना चाहते हैं आने चुनाव के बाद किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएगी। दोनों के खिलाफ ही 2019 में चुनाव लड़ेंगे और 2024 में दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और आप पिछला कुछ घटनाक्रम देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों का देखेंगे, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज भी है और कमजोर भी है। जब ये आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही थी कभी गठबंधन हो जाए, जिसके पिछले 3-4 चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई भी सीट नहीं निकली, 3-4 चुनाव लड़ चुके वो 2014 से अब तक हरियाणा में 0 सीट निकली, फिर भी ये उनकी तरफ देख रहे थे कि गठबंधन हो जाए। और आम आदमी पार्टी का तो खुद आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 चुनाव से 0 सीट आई है, तो कोई इतना डर है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो घटनाक्रम पिछले 1 हफ्ते का देखेंगे, कितने नेता तो छोड़ गए और इनके अपने कैडर के नेता छोड़ गए और दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करके आपके अपने भी तो छोड़ गए रतन जी, आपके अपने भी तो छोड़कर इन्हीं के पास चले गए। मैडम वही बताना चाहता हूँ, ये हमारे नेताओं में उम्मीद देख रहे हैं और ये उनको टिकट दे रहे हैं और अपने नेताओं को जो है अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रही। इससे लगता है कि इनमें घबराहट है और कमजोरी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में ही कमजोरी है, स्पष्ट दिख रहा है। और हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर के सरकार बनाएगी। ये हमारी जो है जनता से आकांक्षा भी है और हमें उम्मीद है पूरा की जनता हमारे साथ देगी। ठीक है, आपके पास आते हुए, क्योंकि पहले मैंने सवाल यही पूछा था कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ, लेकिन साथ साथ ये भी कि आप लोगों ने एक समय सीमा दी थी कि भाई शाम के 4 बजे तक आप बता दीजिए क्या करना है, लेकिन उससे पहले आपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं कि आपने जो लिस्ट जारी की है उसमें कोई ऐसे मजबूत चेहरे नहीं हैं जो पार्टी को मजबूती दिला सकें। जेजेपी के प्रवक्ता ने अभी अभी बताया कि भाई आप लोगों की स्थिति वैसी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में आपका अच्छा रहा नहीं। ऐसे में क्या ये किसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा तो नहीं है कि हम कन्विंस कर पाए, एक लिस्ट जारी करने के साथ ये बता पाए कि हम में दम है भाई, हम आपके भरोसे नहीं है, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं?
जी जी, देखिए हर चीज की एक टाइमलाइन होती है, हर प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट के बाद प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, चाहे वो कितना अच्छा प्रोडक्ट हो। दूसरी बात, जहां तक आप कैंडिडेट्स की बात कह रहे थे, हम तो जाने जाते हैं सिंपल कैंडिडेट से बड़े बड़े दिग्गजों को हराने के लिए। पंजाब में एक मोबाइल फोन रिपेयर वाले ने जो है वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट को हरा दिया था, एक ढाबे वाले ने मेयर को हरा दिया था। तो हमारे कैंडिडेट्स तो आम लोग ही होते हैं, यही आम आदमी पार्टी है। हमारे वो आम लोग होते हैं जिनके चेहरे चाहे बड़े बड़े ना हो, लेकिन उनके काम बड़े होते हैं। वो लोगों के बीच में से उठे हुए लोग होते हैं, जिनको जिनको लोग एमएलए को छोड़कर उसके घर में जाते हैं अप्रोच करने के लिए, क्योंकि वो उनको पता है एमएलए हमारा फोन नहीं उठाएगा, ये बंदा हमारे काम आएगा। हमारे वो कैंडिडेट्स होते हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति को जो भी समझता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, विरोधी चाहे कुछ भी कहते रहे, ये लोग हमें दिल्ली में भी जीरो कहते थे, ये लोग हमें पंजाब में भी जीरो कहते थे, ये लोग हमें हरियाणा में भी जीरो कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें गुजरात में लड़ते हुए देखा है, पंजाब में लड़ते हुए देखा है, हरियाणा में हम उससे दुगनी ताकत से लड़ेंगे। ठीक है, इस पर जेजेपी के प्रवक्ता रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रतन जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरा कीजिएगा, फिर उसके बाद आदेश भारद्वाज जी आपके पास आते हैं। मैडम, मैं क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ। आम आदमी की जो बात कर रहे हैं और मोबाइल वाले को जो विधानसभा में भेजने की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है राज्यसभा भेजने की, तब बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े सेठों को उनको भेजने का काम करते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थे और बड़े बड़े लोगों, एक भी आम आदमी वहां पे नहीं भेजा। ये पूछना चाहूंगा मैं, राज्यसभा में कभी भी एक आदमी आम आदमी नहीं भेजा जो है। निवान जवाब देना चाहेंगे? नहीं, पता नहीं ये कौन से आम आदमी पार्टी को हमें अच्छे से फॉलो करते हैं या नहीं करते। संदीप पाठक जो है बहुत आम आदमी है, बहुत छोटे से प्रोफेसर थे, आज हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। संजय सिंह जी आम आदमी हैं, बहुत छोटे अपने गांव में वो अपने लोकल एरिया में काम करते थे, आज राज्यसभा में है। सुशील गुप्ता जी बहुत आम आदमी है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते थे, राज्यसभा में भेजा हम लोगों ने। हमने तो हमेशा आम आदमियों को ही भेजा है। हमने हरभजन सिंह को भेजा जिसने देश का नाम नाम आगे बढ़ाया। हमने तो सब उन लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं जिन्होंने एजुकेशन में काम किया, जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया। तो हम तो जाने ही जाते हैं आम लोगों को आगे प्रमोट करने के लिए, और वही हम कर रहे हैं, वही हम हरियाणा में करेंगे। हरियाणा में नतीजे जो है ये देखते रह जाएंगे। आम आदमी पार्टी आएगी और परिवर्तन लेके आएगी, स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी हरियाणा में। ठीक है, जल्दी से आदेश भारद्वाज जी आपके पास आते हैं, फिर बाद में आपको कुछ कहना और रतन जी तो ऐड करिएगा, फिर उसके बाद विजय जी आपके पास आऊंगी। आदेश भारद्वाज जी, मतलब ये फिर मान के चले ना हम, क्योंकि हम भी बेवजह फिर इस पे चर्चा करते हैं, ये मान के चले कि आप लोगों का जो अलायंस है वो लोकसभा चुनावों तक सीमित है। जब राज्यों के चुनाव होंगे तो आप लोग अलग अलग ही लड़ेंगे, ये हम मान ले क्या? क्योंकि अगर आप इन्हें हरियाणा में जगह नहीं दे रहे हैं तो दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होंगे ये आपको जगह नहीं देंगे, जैसा कि पंजाब में भी हमने देखा, वहां पर भी इनको आपकी जरूरत महसूस नहीं हुई। तो आप तैयार हैं ना इसके लिए? पूर्णिमा जी, देखिए हमारा अलायंस लोकसभा के लिए था। जिस राज्य में जहाँ चुनाव है वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल बातचीत की जाएगी, लेकिन ये चुनाव हरियाणा का मुद्दों पे है। ये पहली बारी जो है मुद्दों पे चुनाव है। जो मुद्दे हैं वो किसान के हैं, मुद्दे बेरोजगारी के हैं, मुद्दे महंगाई के हैं, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा लोगों के हाथों से निवाला निकलता जा रहा है। ये इन मुद्दों पे चुनाव है। किस तरह से 750 किसानों की शहादत हुई, एक शब्द केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने नहीं बोला। किस तरह का बर्ताव बीजेपी की सरकार का किसानों के साथ रहा, किस तरह से किसानों को जब वो परेशान थे, तकलीफ में थे, वो देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाने दिल्ली आना चाहते थे। ये बातें सब बिल्कुल ठीक है। विजय जी आती हूँ आपके पास, 2 सेकंड दीजिएगा। लेकिन अजय जी, आपको नहीं लगता कि ये जनता के लिए बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है? मतलब आप जनता को कैसे कन्विंस ये करना चाहते हैं कि हम लोकसभा चुनावों के लिए तो साथ थे, विधानसभा चुनावों में आप बीजेपी को जितना कोसना है कोसिए सर, लेकिन जब आपके गठबंधन की बात होती है तो ये तो जनता मान के चलती है ना कि आप साथ साथ हैं। फिर या तो आपकी विचारधारा विधानसभा चुनावों में अलग हो जाती है, इसीलिए आप अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं, वही विचारधारा लोकसभा चुनावों में आप बताते हैं कि हमारी एक जैसी है इसलिए हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता को तो एक कंफ्यूजन होता है ना, उसको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? वो वोट कैसे तय करेगी मुझे किसे देना है और किसको नहीं? पूर्णिमा जी, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी यहाँ पे अलग लड़ रही है। राज्यों की परिस्थिति अलग होती है। हाँ। राज्यों की परिस्थिति अलग है। अजीत पवार जी की एनसीपी जो है वो यहाँ पे अलग से चुनाव लड़ रही है। उनके अपने उम्मीदवार अलग उन्होंने खड़े कर रहे हैं। तो लोकसभा में मोदी जी के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन राज्य के अंदर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ सबसे मजबूत हैं, बड़े दिल के साथ
केजरीवाल सुना जी की मैंने। पार्टी, आप पार्टी से सुना बात मैंने कर कि रहे थे, यही लेकिन रणदीप कोई सुरजेवाला बातचीत जी की तरफ से ये राहुल गांधी जी को कहा गया था कि आप कहाँ चक्करों में फंस रहे हैं, हम लोग बहुत मजबूत है, छोड़िए गठबंधन के चक्कर में, जरूरत नहीं है, हमारे पक्ष में माहौल है। सुना मैंने ऐसा बताया गया था और आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, ये भी अच्छी बात है। विजय जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं नहीं इसमें? नहीं, मैं बिल्कुल जी, आपको जी। अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि जी। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मुझे हाँ, नहीं हाँ। पता कि आपके सोर्स क्या नहीं है, तो ये डेमोक्रेटिक लेकिन हमारे सिस्टम यहाँ का ही बात तो कहने पार्ट की है, आजादी है। ये डेमोक्रेटिक हमारे सिस्टम अपनी का ही बात तो रखने पार्ट की आजादी है। है। मैं तो तारीफ कर रही हूँ आपकी कि डेमोक्रेटिक हाँ, तो सिस्टम ये- का ही तो पार्ट है यही कि उसकी रणदीप खूबसूरती सुरजेवाला है, ने यही कहा तो राजनीतिक राहुल गांधी ने पार्टियों मान की लिया। खूबसूरती है। राहुल गांधी चाहते थे जो, रणदीप सुरजेवाला ने कुछ इतर का, उन्होंने मान लिया। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम ही तो है सर, ये तो मैं बधाई दे रही हूँ आपको कि ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा इसमें हूँ। बुरा मानने वाली क्या बात है? निर्णय लेते हैं। हाँ ठीक है, विजय जी कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं जल्दी से। विजय जी जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, फिर उसके बाद संदीप जी आपके पास आती हूँ। आदेश जी मुझे बताइए, राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना चाहते हैं, आप बोल रहे हो हमारा तो समझौता ही लोकसभा तक था, तो इतने दिन फिर बात क्यों की? राघव चड्ढा जी क्यों मिलते हैं आपके पार्टी के नेताओं से? क्यों आपस में मीटिंगें करते हो? क्यों एक दूसरे के कहते हो हम मिलकर लड़ेंगे? तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आपकी पार्टी क्या बोल रही है, आपके पार्टी का नेता क्या बोल रहे हैं? तो एक कम से कम एक कंसेंसस तो बना लीजिए कि आपने टीवी के ऊपर क्या बोलना है और आपके नेता ने क्या बोलना है। विजय जी, लोकसभा में हमारा गठबंधन है, राज्यों की परिस्थिति के राहुल गांधी जी अनुकूल ने अभी बोला है, बातचीत 5-6 दिन होगी। पहले बोला था मैंने आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमें कहा गठबंधन करना कि चाहिए। एनसीपी अजीत पवार आम आदमी से पार्टी के साथ आपका राघव चड्ढा आपके लोकसभा पार्टी के में नेताओं के साथ गठबंधन मिलते है। हैं। हरियाणा में वो उसका अलग से बता चुनाव लड़ दीजिए। रहे हैं, हरियाणा में वो बहुत अलग से चुनाव लड़ रहे जो हैं। है दर्शक सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। आप ये बता दीजिए, राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं, आप सही के लोकसभा तक था तो किस लिए मीटिंग कर रहे हो आप? आपने राघव चड्ढा के साथ किस लिए हम मीटिंग की? बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम इस प्रदेश के अंदर से बेरोजगारी को मिटाना चाहते हैं, हम किसानों को सम्मान देना चाहते हैं।